Hello everyone, very good morning to all of you. Guys, welcome to the series of amendments, and today we are going to cover amendments under GST law. Basically, as far as your 2021 exam is concerned, GST में जो major amendments हुए हैं, that one is a concept of e-invoicing and another one is the Aadhaar authentication in respect of registration. and दोनों के दोनों जो amendments है, other amendments, new concept जो introduce किया है गवर्नमेंट ने for the purpose of blocking the leakage of revenue. ओके बाकी के जो अमेंडमेंट्स है छोटे मोटे अमेंडमेंट्स से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, बहुत जल्दी एट अ स्ट्रेच कवर हो जाएंगे, ठीक है. बट जो मेजर दो अमेंडमेंट्स हैं वो कौन से हैं यार? नया इंट्रोडक्शन जो हुआ है वो क्या है? ई इनवॉइस कंसेप्ट और आधार ऑथेंटिफिकेशन. क्लियर है सर? हम अमेंडमेंट्स को किस तरीके से कवर करने वाले हैं? तो बेटा जो नोट्स मैंने आपको दिया है उसी मैनर में मैं अमेंडमेंट्स को रन करूँगा सेम पेज के साथ, ताकि आप वो पेज से कोरिलेट कर पाए और साथ साथ में नोट डाउन कर सके, ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा अमेंडमेंट आ रहा है डेट वन इज ऑन योर पेज नंबर 26. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 26. और पेज नंबर 26 में आपको जो डेफिनेशन दे रखी है सर, डेफिनेशन कौन सी दी है? डेफिनेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी अंडर सेक्शन 2114. वैसे तो ये अमेंडमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट अगेन वापस से वन मोर टाइम, ये जो अमेंडमेंट है कंसिक्वेंट टू द अनदर चेंजेस अंडर अदर लॉ, ठीक है. यूनियन टेरिटरी की जो डेफिनेशन दी गई थी उसमें क्या बोला गया था? यूनियन टेरिटरी मींस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड वन इज अ लक्षद्वीप, थर्ड वन इज अ दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, नेक्स्ट वन इज अ लद्दाख एंड चंडीगढ़, एंड लास्ट वन इज अदर टेरिटरी. अब गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट किया है वो क्या किया? सबसे पहले तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, जम्मू एंड कश्मीर को हमने दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया था. वन इज अ जम्मू एंड कश्मीर, अनदर वन इज अ लेह एंड लद्दाख. ओके, आउट ऑफ बोथ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर हैविंग अ ऑन लेजिस्लेचर, तो उसे हम डीम्ड स्टेट, दैट इज स्टेट का दर्जा देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. भले ही वो है यूनियन टेरिटरी, बट हम दर्जा किसका देते हैं? स्टेट का. और यदि लेह लद्दाख की बात करें तो इट्स अ प्योर यूनियन टेरिटरी, और इसको यूनियन टेरिटरी कवर करने के लिए हमने 2114 में एडिशन किया. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, जो सेकेंड अमेंडमेंट है डेट वन इज गवर्नमेंट ने दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, जो दोनों हमारी यूनियन टेरिटरीज थी, उन दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरीज को उन्होंने मर्ज कर दिया. सर अब मर्ज कर दिया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? मर्ज कर दिया तो भी है तो यूनियन टेरिटरी ना, अब इम्पैक्ट क्या होगा इसका? डोंट वरी, इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई. एट द सेम टाइम इवन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालने वाला है. सर कैसे? चलो देखते हैं, पहले अमेंडमेंट देख लो, उसके बाद फिर हम वन बाय वन बात करते हैं. देखो 2114 का अब जो यूनियन टेरिटरी का डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? यूनियन टेरिटरी मीन्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, यहाँ तक कोई चेंजेस नहीं है. अब जो आ रहा है थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखिए, 2114C, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव. मतलब गवर्नमेंट ने दमन एंड दीव को भी दादर नगर हवेली में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया. नेक्स्ट वन इज द लद्दाख. उसके बाद तो जो चंडीगढ़ और अदर टेरिटरी ऑल ऑफ योर अफेयर, ठीक है. अब मैंने क्या कहा कि गवर्नमेंट ने दादर नगर हवेली दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया. अब मर्ज करने का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो कहाँ होगा? तो बेटा इफेक्ट गोइंग टू बी हैपन ऑन द कंसेप्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नेचर ऑफ सप्लाई. सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल अर्लियर डेज में, ध्यान से सुनना, अर्लियर डेज में सपोज ये आपका दमन एंड दीव है और ये दादर एंड नगर हवेली, ठीक है. जब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता था, दिस वन इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी, yes, this one is a union territory and this one is also a union territory, but different union territory before amendment. क्लियर है ना? बात समझ में आ रही है? तो जब भी ये ट्रांजैक्शन होता था तो इससे हम क्या बोलते थे? दिस वन इज नथिंग बट द इंटर स्टेट सप्लाई. और क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई था, दैट इज द रीजन हम इसके में क्या चार्ज करते थे? हम इसमें चार्ज करते थे IGST. हम इसमें क्या चार्ज किया करते थे? IGST. इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक? अब पोस्ट अमेंडमेंट क्या होगा? सर पोस्ट अमेंडमेंट सबसे पहले तो इन्होंने जो किया वो क्या किया? इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को आपस में मर्ज कर दिया. अब मर्ज करने से क्या होगा कि अब ये जो सेपरेट हम यूनियन टेरिटरी डिफरेंट यूनियन टेरिटरी मानते थे, अब वैसा ना करते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंगल यूनियन टेरिटरी कंसीडर करना पड़ेगा दोनों टेरिटरी को. अब एज पर द सेक्शन 7 ऑफ द IGST एक्ट हमने क्या पढ़ रखा था? वेन एवर देयर इज अ place of supply and location of the supplier in between two state or two union territory,
और वन स्टेट एंड अनदर यूनियन टेरिटरी, देन इट्स कंसीडर्ड एज अ इंटर स्टेट। अदरवाइज हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? इंट्रा स्टेट। क्लियर है ना? मतलब सेक्शन 8 बोलता था कि यदि that is a place of supply and location of the supplier within the same state और same union territory। अब क्या होगा, क्योंकि ये सिंगल स्टेट हो गया, इसका मतलब कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो अब इंटर ना होते हुए क्या हो चुका है? इंट्रा। और क्योंकि अब ये इंट्रा है, इसका मतलब अब हम इसमें क्या चार्ज करेंगे? CGST एंड UTGST। वी आर गोइंग टू चार्ज CGST एंड UTGST कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात समझ में आई? तो ये पहला इंपैक्ट है। सर ये तो चलो समझ में आ गया कि नेचर ऑफ सप्लाई के ऊपर कैसे इंपैक्ट डालेगा, बट रजिस्ट्रेशन के ऊपर? अच्छा, फॉर एग्जांपल सपोज मेरा जो टैक्स पेयर है वो दमन एंड दीव में ऑपरेट कर रहा है एज वेल एज दादर एंड नगर हवेली में भी ऑपरेट कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि यदि वो दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट कर रहा है, इसका मतलब उसे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑल ऑफ यू आर अवेयर, क्योंकि दोनों यूनियन टेरिटरी बिफोर अमेंडमेंट अलग अलग हुआ करती थी। अब क्या होगा? अब क्योंकि दोनों यूनियन टेरिटरी को हमने मर्ज कर दिया, तो अब यदि ये टैक्स पेयर चाहे तो ही कैन गो ओनली फॉर सिंगल रजिस्ट्रेशन विद द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो वन रजिस्ट्रेशन इज मोर देन इनफ। और यदि वो चाहे तो सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड। क्लियर है बात समझ में यहाँ तक? इसका मतलब क्या, ये हमारे रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी इंपैक्ट डालेगा? हाँ जी डालेगा। समझ में आया क्या? अब यदि मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊं, तो सपोज यदि ट्रांजैक्शन जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, मतलब विद इन जम्मू एंड कश्मीर हो रहा है, तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर इट्स अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई तो अब क्या लगेगा? CGST एंड SGST एंड नॉट UTGST, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज अ डीम्ड स्टेट। मतलब क्या? यूनियन टेरिटरी हैविंग अ ऑन लेजिस्लेचर, मीनिंग देयर बाय हम इसे क्या बनेंगे? राज्य का दर्जा देंगे फॉर द पर्पस ऑफ GST। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में? अब यदि आपका ट्रांजैक्शन इनसाइड द लद्दाख हो रहा है, तो अगेन सेम यूनियन विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी, तो अब ये क्या हो जाएगा? इंट्रा स्टेट। क्या चार्ज करेंगे? CGST एंड UTGST। यदि ट्रांजैक्शन जम्मू एंड कश्मीर से लेह लद्दाख में होता है, तो अब हमें क्या समझना है? क्या जम्मू एंड कश्मीर तो आपका क्या हो गया? सर जम्मू एंड कश्मीर तो हमारा स्टेट हो चुका है, डीम्ड स्टेट। क्लियर है? जम्मू एंड कश्मीर हमारा क्या हो चुका है? डीम्ड स्टेट हो चुका है। वेयर एज लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी, एंड व्हेनेवर देयर इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ द सप्लायर इन बिटवीन टू स्टेट or two union territory or one state and another union territory, then it's considered as a interstate। और interstate तो अब मुझे इसके ऊपर क्या चार्ज करना पड़ेगा? IGST। अब इसी तरीके से मुझे बताओ दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली में यदि ट्रांजैक्शन होता है, तो अब क्या होगा? सर ये दोनों तो सेम यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, इसका मतलब इट्स इंट्रा स्टेट सप्लाई, और इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो अब क्या चार्ज करेंगे हम? CGST एंड UTGST। इज इट क्लियर बात समझ में आई? दिस वन इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अमेंडमेंट। छोटा सा अमेंडमेंट है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे रहा है, सिर्फ हमने दोनों यूनियन टेरिटरी को दैट इज दमन एंड दीव दादर एंड नगर हवेली को मर्ज कर दिया, उसका मैंने आपको इम्पैक्ट बताया है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट कवर हुआ, समझ में आई बातें? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट जो इन्होंने किया है, वो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ है रिलेटेड टू द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कहां पर हुआ है अमेंडमेंट? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर बाय द वे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारी बुक में कहां दिया हुआ था? प्लीज कम ऑन पेज नंबर, आ जाइए। कौन से पेज में आना है आपको? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का पेज नंबर जो है आपका, दैट पेज नंबर इज यस 58। पेज नंबर 58 में आ जाइए। पेज नंबर 58 में हमने क्या पढ़ रखा था? व्हेनेवर एनी डायरेक्टर प्रोवाइडिंग services, professional services to the body corporate or company who is located in taxable territory, then that body corporate or company is liable to pay GST under the RCM। बस यहाँ पर एक ही बात हमें ध्यान रखनी पड़ती थी, और वो बात तो क्या थी कि आपका जो डायरेक्टर है वो नॉन एम्प्लॉय होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आपका डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है, तो वो तो सेक्शन 7(2) शेड्यूल 3 एंट्री नंबर 1 में ही कवर हो जाता था, और क्योंकि वहां पर कवर होता था मतलब निगेटिव लिस्ट में कवर होता था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इट इज नॉट अ सप्लाई, और जब सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर GST चार्ज करेंगे क्या? आंसर इज नो। बात समझ में आई? दैट इज द रीजन हम उसकी बातें करते थे क्या? नहीं। अच्छा, दिस वन इज अ इजी स्केप। तो गवर्नमेंट ने
बेसिकली ये पर्टिकुलर प्रोविजन के रिस्पेक्ट में रादर गवर्नमेंट ने नहीं, सीबीआईसी ने सर्कुलर लाया। अब वो सर्कुलर क्या लाया वो समझिए, इम्पैक्ट कैसे डालेगा। पहले आप मुझे बताओ, नॉर्मल एंट्री आपको याद है, पुराना कंसेप्ट कि व्हेनेवर डायरेक्टर अदर देन द एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द बॉडी कॉर्पोरेट और यूनियन कंपनी which is located in taxable territory, body corporate or company located in taxable territory, then that body corporate or company is liable to pay GST under the RCM. Is it clear? बात समझ में आई यहाँ तक? अब यदि आपको समझ में आ गई तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया। सर्कुलर इशू किया कौन सा सर्कुलर? 140/10/2020 डेटेड 10th जून 2020। अब इस अमेंडमेंट, ये सर्कुलर में उन्होंने क्या कहा, सर्कुलर को ध्यान से समझिए कि अमेंडमेंट इंपैक्ट कहां डालेगा, आपको यह ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यदि डायरेक्टर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है, मतलब क्या, डायरेक्टर इज अदर देन एम्प्लॉय, स्ट्रेट अवे अदर डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो उस केस में इट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कहने का मतलब है कि कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट लायबल टू पे जीएसटी, और इसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया, चेंज यहां है ही नहीं, मतलब ये जैसा आपने पढ़ा था वैसा का वैसा ही है। सेकेंड पार्ट क्या था कि यदि आपका डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में डायरेक्टरशिप होल्ड करके रख रहा है, मतलब इधर मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, तो हम स्ट्रेट अवे क्या बोलते थे, इट इज नॉट अ सप्लाई। हम क्या बोलते थे, it is not a supply by virtue of schedule 3, therefore no GST arise। यहां तक 100% करेक्ट था, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, अब अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट अदर सर्कुलर क्या बोल रहा है, सर्कुलर क्या बोल रहा है कि नो डाउट डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय डायरेक्टर है, एमडी है या डब्ल्यूटीडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर है, तो वो जो सर्विसेज रेंडर कर रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई बाय वर्च्यू ऑफ एंट्री 1 ऑफ शेड्यूल 3 अंडर सेक्शन 7(2). बट हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें डायरेक्टर तो एमडी या डब्ल्यूटीडी है, बट उसे जो पेमेंट किया जा रहा है, जो कंपनी उसे प्रोफेशनल फीस दे रही है, रादर रेम्यूनरेशन दे रही है, वो उसे सैलरी ना बोलते हुए प्रोफेशनल फीस बोलकर दे रही है। और क्योंकि प्रोफेशनल फीस बोलकर दे रही है, इसका मतलब उसका टीडीएस भी हम कहां पे काट रहे हैं, 194(j) में। यदि सैलरी दे रहा हो तो 192 में आपका टीडीएस कट होता है, बट आप क्या प्रोफेशनल फीस बोल के दे रहे हो, हाँ, और 194(j) में आप उसका क्या कर रहे हो, टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे सारे केसेस जिसमें डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है, एमडी डब्ल्यूटीडी है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में प्रोफेशनल सर्विस रेंडर कर रहा है, और उससे जो कंसीडरेशन, जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल फीस, भले आप उसे सैलरी बोलो, और उसमें जो टीडीएस है वो टीडीएस आप क्या कर रहे हैं, 194(j) में डिडक्ट कर रहे हैं, उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ प्रोफेशनल फीस ट्रीट कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हम इसे सप्लाई कंसीडर करेंगे और इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे अंडर द रिवर्स चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ, अमेंडमेंट क्या है, व्हेनेवर देयर इज अ एम्प्लॉय डायरेक्टर हु इज गेटिंग अ रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बट उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ सैलरी डिस्क्लोज नहीं किया गया, और उसके ऊपर टीडीएस अंडर सेक्शन 194(j) क्लेम किया गया, डिडक्ट किया गया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अब यहाँ पर सेक्शन 7(2) शेड्यूल 3 वर्क नहीं करेगा, मीनिंग देयर बाय इट इज कंसीडर्ड एज अ सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कहने का मतलब है कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज लायबल टू पे जीएसटी। दिस इज द पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, ये इसके पहले वाला जो पार्ट है ना, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं था। यहाँ पर जो लास्ट वाला पार्ट मैंने आपको समझाया, जो हाईलाइट किया है, दैट वन इज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट। तो अब आज की डेट में देखो, नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर है तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, स्ट्रेट अवे मान लेना, लायबल टू सप्लाई और लायबल टू जीएसटी करके आरसीएम में कवर करना। बट यदि हमारा डायरेक्टर एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो अब क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज अ सैलरी रिकॉर्ड किया रेम्यूनरेशन को या नहीं किया। हम ये चेक करेंगे कि टीडीएस 192 में डिडक्ट किया गया या 194(j) में। यदि 192 में आपने टीडीएस डिडक्ट किया, आपने सैलरी एज अ सैलरी रिकॉर्ड किया है, तो फिर इट इज नॉट अ सप्लाई, एम्प्लॉय कैपेसिटी में बंदा वर्क कर रहा है, देयरफॉर नॉट लायबल टू जीएसटी, देयरफॉर नो क्वेश्चन की एफसीएम है आरसीएम है।
बट यदि आपने एज अ प्रोफेशनल फीस रिकॉर्ड किया है तो उस सिचुएशन में अब हम क्या कहेंगे, इट इज ट्रीटेड एज सप्लाई एंड लायबल टू जीएसटी अंडर द आरसीएम। इज इट क्लियर? बात समझ में, छोटा सा अमेंडमेंट है, समझ में आया क्या आपको? समझ में आया? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये आपका सेकंड अमेंडमेंट मैंने कवर करवाया विच इज रिलेटेड टू द आरसीएम। सर पेज नंबर बताएंगे? बेटा पेज नंबर है 58, आपकी बुक के पेज नंबर में 58 में ये बातें लिख रखी है और उसी का ये अमेंडमेंट है, छोटा सा अमेंडमेंट, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल रहा। सेकेंड अमेंडमेंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब सेकेंड अमेंडमेंट क्लियर हो गया तो नाउ वी आर कमिंग इनटू नेक्स्ट अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? अब जो अमेंडमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ डेट वन इज अ लिटिल बिट बिगर। ठीक है, अमेंडमेंट क्या है सर बताइए? ओके, इससे पहले कि हम डेट इज रजिस्ट्रेशन का अमेंडमेंट चेक करें, विल डू वन थिंग, एक छोटा सा अमेंडमेंट है वो मैं आपके साथ कवर करवा देता हूँ। जो अमेंडमेंट है वो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के चैप्टर में हुआ है, पेज नंबर 125 में आ जाइए। पेज नंबर 125 में एक नई एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने सर्विस इंट्रोड्यूस की है जिसे गवर्नमेंट ने एग्जाम किया, छोटी सी है, चेक करके ख़त्म करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सैटेलाइट लॉन्च, कौन सी सर्विस है? सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय द इसरो। आपने नाम सुना होगा, ये किसकी बात कर रहा है? इसरो की बात कर रहा है। इसरो मतलब क्या सर? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, जैसे नासा है ना, वैसे ही इंडिया में जो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? इसरो। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय द इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेकेंड वन इज द अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड शैल बी एग्जम्प्टेड। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि सैटेलाइट लॉन्च किए जाए इंडिया से, इंडिया डेट इज आगे बढ़े, तो उन सब के लिए हमने क्या कहा कि ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन ऑर्डर टू लॉन्च सैटेलाइट, उन सारी सर्विसेज को हम जीएसटी के दायरे से बाहर रखेंगे। सिंपल तरीका ये। किस किस की सर्विसेज? इसरो की सर्विस, सेकंड क्या? अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड लास्ट वन इज द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। क्लियर है? छोटा सा अमेंडमेंट था, बहुत ही छोटा अमेंडमेंट था, आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट आपका कवर हो चुका है तो नाउ वी आर कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट। और जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है अपने आप में बहुत बड़ा अमेंडमेंट है एंड दैट अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। सर अमेंडमेंट कहाँ हुआ है? तो बेटा अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 25 में, प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। कैसा अमेंडमेंट है ये? प्रोसीजरल अमेंडमेंट है। इसके लिए आना पड़ेगा आपको पेज नंबर, सर कौन से पेज में? पेज नंबर 147 में। प्लीज कम ऑन पेज नंबर 147, पेज नंबर 147। देखो बेसिकली इससे पहले कि हम अमेंडमेंट्स पढ़े हैं, पहले आप समझ लो ये अमेंडमेंट का रीजन क्या है, ये अमेंडमेंट आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, फिर हम देखेंगे अमेंडमेंट क्या बोल रहा है। फाइनेंस एक्ट 2019 में भी अमेंडमेंट था, 20 में भी इसमें अमेंडमेंट्स किया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट बेसिकली क्या है वो समझने के पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट आखिर क्यों किया। यू नो व्हाट, आपने एक कंसेप्ट सुना होगा, इवन आए दिन पेपर में भी आते रहता है, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ बोगस इनवॉइस। और इस बोगस इनवॉइस के बेसिस पर करोड़ों रुपीस, दैट इज करोड़ ऑफ रुपीस का क्रेडिट ट्रांसफर कर दिया जाता था। और जब तक गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को ये पता चलता था कि ये बोगस इनवॉइसेस के बेसिस पे क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है, तब तक तो वो पर्सन जो था वो ट्रेसेबल ही नहीं रहता था। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या था? बिकॉज गवर्नमेंट ने जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बनाया था दैट वन इज वेरी सिंपल, और उसमें कहीं पर भी हमने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं रखा था, जिससे हमें, यदि कोई बंदा, ऑल ऑफ यू आर अवेयर कि यदि मुझे रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना था अर्लियर डेज में, तो मुझे सिंपली क्या करना है सर, जीएसटी REG 01 का आपको क्या करना है, पार्ट ए एज वेल एज पार्ट बी फिल करना है। पहले पार्ट ए आप फिल करते थे जिसमें आपसे बेसिक 3 इंफॉर्मेशन मांगी जाती थी, दैट इज ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड पैन। वेरिफिकेशन होने के बाद, OTP वैलिडेशन होने के बाद पार्ट बी ओपन होता था जिसमें हम बाकी सप्लाई और अदर डिटेल्स फिल करते थे, अपलोड करते थे, सब्सिक्वेंटली हमारे रजिस्ट्रेशन आ जाया करता था। कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था। गवर्नमेंट विद इन 3 वर्किंग डेज आपको प्रॉमिस कर चुकी थी रजिस्ट्रेशन देने के लिए, अदरवाइज डीम टू बी ग्रांटेड होता था। फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं था। लोगों ने इसी बात का फ़ायदा उठाया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया। अब इस बंदे को कोई एक्चुअल में सप्लाई तो करनी नहीं थी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ, इस बंदे ने बोगस इनवॉइस इशू करना स्टार्ट किया। सर बोगस इनवॉइस का मतलब क्या होता है? बेटा बोगस इनवॉइस का मतलब हुआ विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस।
टैक्स इनवॉइस हम कब इशू करते हैं? व्हेनेवर देयर इज अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एज द केस मे बी। बट बिना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के इस बंदे ने टैक्स इनवॉइस इशू किया। क्यों इशू किया? इन ऑर्डर टू पास ऑन द जीएसटी क्रेडिट टू द सेकेंड वेंडर। अब ये जो वेंडर ये एक्चुअल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, और क्योंकि ये एक्चुअल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो इसकी जीएसटी की लायबिलिटी, ह्यूज जीएसटी लायबिलिटी आ रही है। अब वो जीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए इसे क्या लग रहा है? क्रेडिट लग रहा है। तो इसने नॉर्मली क्रेडिट तो इनवर्ट सप्लाई के ऊपर मिलता है, बट मेरी इतनी इनवर्ट सप्लाई है ही नहीं, ह्यूज पेमेंट जीएसटी का करना पड़ रहा है मुझे। तो ये बंदा क्या करता है? ऐसे बोगस, दैट इज ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन जो कि बोगस इनवॉइस इशू कर रहे हैं, उनको एक 2%, 3%, 4% देकर बिल परचेस कर लेता है, बोगस बिल परचेस कर लेता है। अब बोगस बिल परचेस करता है तो क्या सर इसे क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। बट सर क्रेडिट तो मिल जाएगा, बट क्रेडिट मिलेगा तब जब जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होगा। हाँ जी, तो ये जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन है ना, ये मास्टर है, इसने अपना जीएसटीआर 1 क्या कर रहा है? फाइल किया। अब मुझे बताओ, जब इस बंदे ने जीएसटीआर 1 अपना फाइल किया है तो क्या इस बंदे के जीएसटीआर 2A में ये सप्लाई रिफ्लेक्ट करेगी? यस। क्या ये बंदा इस जीएसटीआर 2A के बेसिस पे क्रेडिट ले चुका होगा? यस। अच्छा, इसके जैसे और भी है जो इससे बिल परचेस कर रहे हैं सर, बट जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद तो जीएसटीआर 3 भी फाइल करना पड़ता है। अच्छा, इस बंदे ने, इसका इंटेंशन क्या था? चोरी करना था, तो क्या इसने जीएसटीआर 3 भी फाइल किया होगा? जीएसटीआर 1 का तो स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इसने क्या किया? फाइल किया है, बट क्या जीएसटीआर 3 भी एक्चुअल में फाइल किया होगा? आपको लगता है? एब्सोल्युटली नो, इसने जीएसटीआर 3 भी फाइल ही नहीं किया। मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट गया क्या? नहीं, बट बंदे ने क्रेडिट ले लिया, उसके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा था, उसने क्रेडिट ले चुका। सर बट 1-2 महीने में तो ये पता चल जाएगा कि बंदे ने जीएसटीआर 3B में टैक्सेस पे नहीं किया, तब तो जीएसटी हमको बोलेगा अपना आईटीसी क्या करो, रिवर्स करो। फिर क्या करेंगे? अरे तब तक तो ये अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल, इससे पहले कि देखो, ऑल ऑफ यू आर अवेयर, हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में भी पढ़ा है कि यदि आप कंटिन्यूस रिटर्न फाइलिंग का डिफॉल्ट करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिसर क्या कर सकता है? कैंसिल। इससे पहले कि ऑफिसर कैंसिल करे, हमने खुद ने अपना रजिस्ट्रेशन क्या करवा लिया? कैंसिल। अब जब जैसे ही इसे टैप किया गया, इसने तो बोला हमने उससे परचेस किया था, अब वो बंदा तो मिल नहीं रहा, उसने जीएसटी भी पे नहीं किया, ट्रेसेबल नहीं है। अल्टीमेटली लॉस किसको होता था? गवर्नमेंट को। सर गवर्नमेंट ने तो इसका आईटीसी रिवर्स करवा दी ना, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट डेट टू, तो गवर्नमेंट का लॉस कैसे हुआ? अरे नहीं 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 नहीं, गवर्नमेंट ने इसका आईटीसी रिवर्स करवा दिया अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, बट इस बंदे की गलती क्या थी? गलती तो किसी और ने किया था, उसको तो पनिशमेंट मिला ही नहीं, उसने तो करोड़ ऑफ रुपीस बनाकर आगे बढ़ गया। तो ये जो पर्टिकुलर रेवेन्यू लीकेज था बहुत बड़ा, इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पहले तो इनवॉइसिंग का कंसेप्ट लॉन्च किया, साथ में उन्होंने आधार ऑथेंटिफिकेशन का कंसेप्ट पिक्चर में लाया और कहा कि क्योंकि वो बंदा हमारे लिए ट्रेसेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिफिकेशन का कंसेप्ट लाते हैं और उस बंदे को आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना कंपलसरी है, जिससे आगे इन नियर फ्यूचर यदि वो अपने जीएसटी को कैंसिल भी करवाता है तो हम उसे आसानी से ट्रेस कर सके। नो डाउट आज भी ये सारे केसेस होंगे, दैट इज टैक्स चोरी, टैक्स इवीजन के या क्रेडिट, बोगस क्रेडिट देने के, बट फिर भी क्या केसेस कम हो जाएंगे? आंसर इज यस। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट इस इंटेंशन के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ ये अमेंडमेंट ला रही है। अब अमेंडमेंट क्या है वो समझिए। बेसिकली अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने क्या किया, सुनो। गवर्नमेंट ने सेक्शन 25 में नए प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए। सर कौन कौन से प्रोविज़न? वन इज़ द 25(6)(a), जिसमें उन्होंने कहा एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मतलब एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात की गई, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अंडरगो आधार ऑथेंटिफिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ द आधार नंबर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा प्रोवाइडेड फर्दर डेट, ये लाइन बहुत काम की है, ध्यान से देखिए क्या बोला, प्रोवाइडेड फर्दर डेट इन केस ऑफ फेलियर टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन और फर्निश प्रूफ ऑफ पोजीशन, हम मान लेंगे कि वो जो रजिस्ट्रेशन हमने उस बंदे को अलॉट किया था, दैट रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम टू बी इनवैलिड। वो रजिस्ट्रेशन क्या है? इनवैलिड है। आप समझ रहे हैं बात को,
कि जो एग्जिस्टिंग हमारे जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है बिफोर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, उन सबको आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और यदि वो ऐसा नहीं करवाते तो हम उसके रजिस्ट्रेशन को इनवैलिड मान लेंगे। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको इसको शॉर्टकट में समझाऊंगा। सेकेंड वन इज द 25(6)(b). अब ये 25(6)(b) क्या बोलता है? ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन जिस दिन से इशू किया जाएगा, एवरी इंडिविजुअल, पॉइंट टू बी नोटेड, एवरी इंडिविजुअल शैल अंडरगो द आधार ऑथेंटिफिकेशन और प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ आधार इन सच अ मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोवाइडेड एट आधार नंबर यदि आपका असाइन नहीं है, आपके पास आधार नहीं है, तो इंडिविजुअल चाहे तो क्या कर सकता है, अल्टरनेट ऑप्शन चूज कर सकता है। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है क्या नहीं है देखेंगे, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू कर रखा है। उसके बाद नया प्रोविजन इन्होंने लाया 25(6)(c), उसमें बोला ऑन एंड, ऑलमोस्ट सिमिलर बातें बोली गई, बट यहाँ पर क्या बोला गया, एवरी पर्सन। क्या बोला गया, एवरी पर्सन, मतलब इंडिविजुअल के लिए हमने 25(6)(b) बनाया, 25(6)(c) किसके लिए बनाया, अदर देन इंडिविजुअल के लिए, बाकी ऑलमोस्ट बातें सेम। उसके बाद 25(6)(d) भी कुछ हमने बना रखा है, जिसमें हमने क्या कहा है कि 6(a), 6(b), 6(c) के जो प्रोविजंस है, यदि गवर्नमेंट चाहे तो उससे रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है टू द क्लास ऑफ पर्सन और सच स्टेट एंड यूनिटरी एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब ये पर्टिकुलर प्रोविजन जो हमने इंट्रोड्यूस किए, इसके सब्सिक्वेंट हमने रूल्स में भी अमेंडमेंट्स किए हैं। बेसिकली रूल नंबर 8 4A, रूल नंबर 8 में अमेंडमेंट है, रूल नंबर 9 में अमेंडमेंट है, रूल नंबर 25 में अमेंडमेंट है। ठीक है, इन एडिशन टू दैट नोटिफिकेशन भी कुछ हमने यूज किया। ठीक है, आप अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। अब ये अमेंडमेंट एक्चुअल में पिक्चर में आ रहा है। सर अमेंडमेंट को समझना कैसे है? पहले तो आप ये समझिए कि बेसिकली आधार ऑथेंटिफिकेशन होता क्या है। क्या ये आधार ऑथेंटिफिकेशन होता क्या है? यू नो व्हाट, आधार ऑथेंटिफिकेशन मतलब क्या? इट इज नथिंग बट द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। सर इस प्रोसेस में क्या होता है? प्रोसेस बाय विच द आधार नंबर along with the other biometric details submitted to the CIDR। ये CIDR क्या है? Central Identities Data that is Depository for the verifying its correctness, कि जो डेटा आप दे रहे हो whether it's correct or not, ये वेरीफाई करने के लिए आधार नंबर में जो हमने डिटेल्स दिया, आधार में बेसिकली क्या होता है, आप राइट फ्रॉम द योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, ये सब तो रहता ही, बट इन एडिशन टू डेट और भी बहुत कुछ रहता है। आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपके रेटिना हो गया, बायोमेट्रिक, क्योंकि वो लोग लेते हैं, आप समझ रहे हैं। तो आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जो प्रोविजन बनाया गया वो क्या बोलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन जनरल, पहले आपको फोकस जहाँ पे करना है आप बस वहीं पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्लीज एवरीवन फोकस करिए। अब आपका फोकस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा आधार ऑथेंटिफिकेशन होता क्या है, वो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने बता दिया है। अब आपका फोकस सिर्फ यहाँ पर होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आधार ऑथेंटिफिकेशन इन जनरल गवर्नमेंट ने कहा, सर इन जनरल गवर्नमेंट क्या कहती है कि आधार ऑथेंटिफिकेशन, अब मैं इसे सिंपली ए बोलूंगा, आप ध्यान रखिएगा, ए इज मैंडेटरी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले तो उन्होंने नॉर्मल वे में ऐसा कहा, ठीक है। हाउएवर उन्होंने नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया 25(6)(d), जिसमें कहा कि गवर्नमेंट में, यदि गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट आधार ऑथेंटिफिकेशन for any person, any class of person or any state or union territory by issuing a notification। notification issue करके on the recommendation of the GSTC, यदि गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी क्लास ऑफ पर्सन या किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को आधार ऑथेंटिफिकेशन से एग्जम्प्ट कर सकती है, रिलैक्सेशन दे सकती है। क्या ये सिर्फ प्रोविजन बना दिया या यहाँ हमने कोई नोटिफिकेशन भी इशू कर रखा है? तो गवर्नमेंट ने कहा जी हाँ हमने नोटिफिकेशन इशू किया है, और जो नोटिफिकेशन इशू किया है डेट वन इज द नोटिफिकेशन नंबर 17/2020 17/2020 में इन्होंने कुछ सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर रखा है। कौन से क्लास ऑफ पर्सन है देखेंगे बाद में, बट अभी आप इसके ऊपर फोकस ना करें। बट सेक्शन 25(6)(d) क्या है? डी में
हमने आधार ऑथेंटिफिकेशन के कंसेप्ट को डिलीट कर दिया, मतलब रिलैक्सेशन दे दिया, ऐसा ध्यान रखो। किसे रिलैक्सेशन दे सकते हैं हम दे सकते हैं क्लास ऑफ पर्सन और स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। अभी तक हमने कोई नोटिफिकेशन इशू किया? हाँ जी, 17/2020। किसे एग्जाम्प्ट किया? क्या स्टेट और यूनियन टेरिटरी को? नहीं, स्टेट स्पेसिफिक या यूनियन टेरिटरी स्पेसिफिक नहीं है, हमने सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन को एग्जाम्प्ट किया। किसको किया, किसको नहीं, देखेंगे। अब आता है इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट मतलब क्या? 25(6)A 6B 6C जो कि बोलता है कि रजिस्ट्रेशन के पर्पस के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी, कंपल्सरी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसा कि हमने 25(6)A में पढ़ा, वो क्या बोलता था कि एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन को भी इस प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। और फिर उन्होंने 25(6)B और 6C में क्या बोला कि जो नए एप्लीकेंट है, जो नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें भी ये प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है उनके बारे में इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा जी, जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन है, जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है बिफोर द प्रोविजन कम इनटू पिक्चर, ये जो प्रोविजन हमने लाया, इसको लाने के पहले ही उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो हमने कहा उन लोगों को भी आधार ऑथेंटिफिकेशन की प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट कंप्लीट करनी होगी। अब विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट मतलब क्या? एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन। बट मजे की बात क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी तक इस पर्टिकुलर केस में कोई नोटिफिकेशन इशू किया ही नहीं। इसका मतलब आज भी एक ऐसा है, नॉन ऑपरेशनल है, मतलब अभी तक एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्रोसेस गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ऑपरेशनल नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और लिखी थी, यदि आपको ध्यान हो कि एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन यदि आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाता या फिर इक्विवेलेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट नहीं करता, तो उस सिचुएशन में उसके आधार को हम इनवैलिड मान लेंगे। क्या? आधार, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बिकम इनवैलिड, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बिकम इनवैलिड। इज इट क्लियर? बात समझ में आई आपको यहाँ तक? ये पहला पार्ट है, बट दिस वन इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम, बिकॉज अभी तक उसमें नोटिफिकेशन आया ही नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है पता है? क्या कहा मैंने? दिस पार्ट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट हाँ पढ़ना था इसलिए हमने पढ़ लिया। बट इस सीरीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट क्या है पता है? न्यू एप्लीकेंट, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट अप्लाई किया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। वो हर एक पर्सन जो कि ऑनर आफ्टर 1/4/2020 रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं, न्यू एप्लीकेंट है, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आधार ऑथेंटिफिकेशन इज कंपलसरी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या लिखा हुआ है, हमने इस प्रोसेस के लिए दो प्रोविजन बना रखे हैं। वन इज द 25(6)B, क्या? वन इज द 25(6)B, अनदर वन इज द 25(6)C। 25(6)B, अनदर वन इज द 25(6)C। क्लियर है? अब ये 25(6)B क्या है? इट इज फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि आधार जो है ना, आधार कार्ड जो है, आधार नंबर जो है, वो इंडिविजुअल पर्सन को अलॉट किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, हम इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास पर्सनल खुद का आधार नंबर है, उनके लिए हम एक प्रोविजन बना देते हैं, दैट इज द 25(6)B। और उन्हें हमने कहा कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, तो आपको अपने इंडिपेंडेंट, जो आपका इंडिविजुअल आधार कार्ड है, आधार नंबर है, उसके थ्रू आपको ऑथेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। उसके बिना आपका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सुनना, अल्टरनेट प्रोसेस गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, आप बस अभी सुनते चलो। सेकेंड पार्ट में क्या? फिर हमने कहा जी यदि इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं आया, पार्टनरशिप फॉर्म आई, कंपनी आई। अब कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, इन सब के पास तो आधार होता नहीं, तो अब क्या करें? तो इनके लिए हमने सेपरेट प्रोविजन बनाया 25(6)B इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन इंडिविजुअल, दैट इज अदर पर्सन। और हमने कहा इन लोगों के लिए भी आधार ऑथेंटिफिकेशन इज कंपलसरी फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर अब ये कैसे करवाएंगे ये प्रोसेस? तो हमने कहा इनके बिहाफ में स्पेसिफाइड पर्सन कंडक्ट करेगा ये प्रोसेस। सर अब ये स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या होता है? तो बेटा स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एप्लीकेंट,
who is applying for registration on or after 1/4/2020, registration shall not be granted without Aadhaar authentication, विदाउट आधार ऑथेंटिफिकेशन। अब इंडिविजुअल के केस में तो इंडिविजुअल खुद अपना आधार ऑथेंटिफिकेट कर देगा, बट अदर पर्सन के केस में क्या होगा, स्पेसिफाइड पर्सन अपने आधार को क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। अब स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है, तो इन केस ऑफ HUF कर्ता इज नथिंग बट द स्पेसिफाइड पर्सन। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, partners are authorized person. In case of company, managing director or whole time director will become the specified person, या other authorized signatory जिसको हमने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए अपॉइंट करके रखा है। ऑल ऑफ यूर अवेयर, जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं ना, तो ऑथोराइज सिग्नेटरी क्या एक ही पर्सन हो सकता है या मल्टीपल हो सकते हैं? हाँ, मल्टीपल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरली बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसे ही होता है, क्या उनके CMD एक हो गए, दूसरे फिर फाइनेंस जो डेट इज फाइनेंस मैनेजर होते हैं, ठीक है, या चीफ डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस है उसका, तो 3-4 पर्सन को हम क्या करते हैं, ऑथोराइज सिग्नेटरी करके रखते हैं, ताकि एक अवेलेबल ना भी हो तो दूसरे के DSC से हम क्या कर सकें, डेट इज रिटर्न फाइल कर सकें। तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात यहाँ पर आई कि आधार ऑथेंटिफिकेशन आपने करवाने बोला इन केस ऑफ अदर पर्सन, और वहाँ पे आपने कहा कि पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर से करवाएंगे, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर से। अब सपोज एक पार्टनरशिप फर्म में एक से ज़्यादा, बट ऑब्वियसली एक से तो ज़्यादा पार्टनर होंगे, सपोज 4 पार्टनर है, तो क्या चारों का आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना है या किसी एक का करवाना है? तो गवर्नमेंट ने कहा इसके लिए ना हम आपको नोटिफिकेशन इशू करेंगे और उसमें बताएंगे। और बेसिकली उसमें उन्होंने क्या कहा कि नहीं, सारे के सारे पार्टनर का आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाना है, कोई भी एक पार्टनर का आधार ऑथेंटिफिकेशन हम करवा लेंगे। मे बी जो मेन पार्टनर है, मैनेजिंग पार्टनर है, उसको हम क्या करेंगे, इनरोल करेंगे और उसका आधार ऑथेंटिफिकेशन करवा लेंगे। सर बाकी पार्टनर के लिए भी तो प्रोविज़न बना है, तो उनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने एक प्रोविज़न साथ में और पैरेलल बनाया, डेट इज 25/6D, जिसमें हमने कहा कि सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन को नोटिफिकेशन इशू करके हम इस कंडीशन से रिलैक्स कर सकते हैं। और उस सीरीज में गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या लिखा, पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल मैनेजिंग पार्टनर या ऑथोराइज सिग्नेटरी और कर्ता। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई पर्सन पर्टिकुलर एंटिटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आधार ऑथेंटिफिकेशन कर रहा है, तो उसको छोड़ के जो बाकी रिलेवेंट पर्सन्स है उन सबको हम इस प्रोसेस से, इस दायरे से बाहर कर देते हैं। कहने का मतलब 4 पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के, पर्टिकुलर एक्स पार्टनर ने आधार ऑथेंटिफिकेशन किया, तो तीनों को हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, उन तीनों को करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 इज मोर देन इनफ। सपोज HUF के केस में कर्ता ने आधार ऑथेंटिफिकेशन कर दिया, तो HUF के जो बाकी मेंबर है उनका आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई क्या? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? बात समझ में आ रही? अब यदि आपको बात समझ में आ रही है तो यहाँ पर उन्होंने कुछ और भी कहा, डेट इज अ पर्सन अदर देन द इंडियन सिटीजन। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं कि यदि कोई फॉरेन सिटीजन है तो उन्हें भी आधार ऑथेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लॉजिकल करेक्ट भी है। क्यों करेक्ट है सर? बिकॉज उसके पास तो आधार नंबर होगा ही नहीं, तो उसको आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे NRTP हो गया, सपोज NRTP नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यदि वो फॉरेन सिटीजन है तो उसे आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा, बिना उसके भी उससे रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक बात है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, और वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यू एप्लीकेंट जो हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में आ रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस गवर्नमेंट ने बनाई, देखो 25/6 जो था वो किसके लिए था? वापस से रिकलेक्ट करो, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन। बट अभी तक वो प्रोसेस ऑपरेशनल है क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक उसमें नोटिफिकेशन इशू नहीं किया, तो आप उसकी बातें सेट असाइड कर दो। सेकंड 25/6D किसके लिए? रिलैक्सेशन दिया गया है, बट नोटिफिकेशन में सिर्फ 2 ही क्लास ऑफ पर्सन को आज तक रिलैक्सेशन दिया गया। वन इज द फॉरेन सिटीजन हु इज नॉट अ इंडियन सिटीजन, एंड अदर वन इज द पर्सन अदर देन द इंडिविजुअल कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ऑथोराइज सिग्नेटरी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक? हाँ सर समझ में आ गया। अब जो लास्ट पोर्शन बना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज यदि कोई न्यू एप्लीकेंट
यदि कोई न्यू एप्लीकेंट ऑन और आफ्टर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है ऑन और आफ्टर 1/4/2020, तो उस केस में उसे आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इसके लिए इशू किया, और जो नोटिफिकेशन इशू किया है डेट इज 25(6)B। 25(6)B मतलब इंडिविजुअल के लिए 18/2020 और अदर देन इंडिविजुअल के लिए 19/2020। अब ये नोटिफिकेशन इशू करके उन्होंने क्या कहा, ये बातें हमें करनी है। देखो इसमें ना फिनांस एक्ट 2019 से अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट नोटिफिकेशन इशू करके किया गया, और फिर अमेंडमेंट का भी अमेंडमेंट हुआ है। चलो समझते हैं बातों को क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो डेट आप ध्यान में रखो, फिनांस एक्ट 2019 जो इफेक्टिव हुआ था डेट मीन्स 1 जनवरी 2020, ठीक है। तो फिनांस एक्ट 2019 1 जनवरी नहीं है, यहाँ पे आप ना 1 फेब कर दो, 1 फेब 2020 को आया, और आधार ऑथेंटिफिकेशन के प्रोविज़न इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। अब जो प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए थे वो कौन से थे, तो वो हमने कहा जी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 25(6)A, 6B, 6C और 6D। इतने प्रोविज़न हमने इंट्रोड्यूस किए थे विद इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ फिनांस एक्ट 2019, ठीक है। मतलब 25 में हमने बेसिकली अमेंडमेंट किया। सर इसके पहले क्या होता था, तो इसके पहले यदि मैं बात करूं डेट इज अप टू 31 जनवरी 2020 इस तरीके के कोई भी प्रोविज़न पिक्चर में नहीं थे, कोई आधार ऑथेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। मैंने क्या कहा, आपने सुना, थी ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो इसके पहले जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ होगा उसमें आधार ऑथेंटिफिकेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ। ये प्रोविज़न पहली बार पिक्चर में कब आया, फिनांस एक्ट 2019 से। कब पिक्चर में आया, फिनांस एक्ट 2019 से। इज इट क्लियर, बात समझ में आई यहाँ तक। अब यदि आपको बात समझ में आ गई होंगी तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। भले ही फिनांस एक्ट 2019 ने प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर दिए थे, भले ही फिनांस एक्ट 2019 ने ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बट ये प्रोविज़न इफेक्टिव कब से होने वाले थे, 1 अप्रैल 2020, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किए तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन इशू ही नहीं किया। और प्रोविज़न में क्या लिखा था, इन सच अ मैनर एज नोटिफाइड। जब तक नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा तब तक क्या प्रोसेस क्रिस्टलाइज हो पाएगी, नहीं। और नोटिफिकेशन कब इशू किया, तो जो नोटिफिकेशन इन्होंने सब्सिक्वेंट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे इशू किया, दैट इज द रीजन ये प्रोविज़न इफेक्टिव कब से हुए, 1 अप्रैल 2020। तो पहली बात ये समझ में आ गई कि फिनांस एक्ट 2019 ने प्रोविज़न इंट्रोड्यूस किया, और ये प्रोविज़न इफेक्टिव कब से हुए, 1 अप्रैल 2020, जब इन्होंने इसके लिए नोटिफिकेशन इशू किया। और नोटिफिकेशन कौन कौन से इशू किए थे, सर 2 नोटिफिकेशन, 25(6)B के लिए 18/2020 और 6C के लिए 19/2020। क्लियर है। अब ये नोटिफिकेशन आपको क्या बोलते हैं वो सुनिए। अब आपको सिर्फ फोकस जो करना है वो कहाँ पे करना है, नोटिफिकेशन। ये हमारे वैसे इतना काम का नहीं है, ध्यान से सुनो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, दैट वन इज नॉट दैट मच रिलेवेंट, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ से आपके ऊपर क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अमेंडमेंट है, नो डोंट वरी, अमेंडमेंट है, बट इसका भी फर्दर अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए ये प्रोविज़न हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आई क्या। अब यदि आपको बात समझ में आएगी तो पहले ये 1 अप्रैल को जो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू करके कहा वो क्या कहा वो समझते हैं। इन्होंने कहा देखो, आधार ऑथेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, अनिवार्य है, बिना आधार ऑथेंटिफिकेशन के आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ना हो पाएगा। हमने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, यदि आधार ही नहीं है हमारे पास तो, बिकॉज आधार इज ऑल्सो ऑप्शनल। आधार जो गवर्नमेंट ने आधार का कंसेप्ट लाई, क्या आधार मैंडेटरी है, नहीं, इट्स नॉट अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। हर एक ईच एंड एवरी पर्सन के पास आधार होना चाहिए, यह मैंडेटरी नहीं है। बनाना नहीं बनाना वो आपके ऊपर है। बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि यदि आप गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो स्कीम्स होती है, उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपके पास आधार होना मस्ट है। अब आप यदि आप कोई गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट ही नहीं ले रहे तो आधार की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो आपने आधार बनवाया भी नहीं, बात ही खत्म होगी। आप समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यदि मेरे पास आधार नहीं है तो क्या मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकता। गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अब पहले पूरी बातें तो सुनो। पहले उन्होंने मैंडेटरी बोल दिया, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं सुनो। उन्होंने कहा जी आधार ऑथेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। यदि आप आधार
ऑथेंटिफिकेशन करवा लेते हैं, मतलब क्या, बेसिकली क्या, पहले तो नॉर्मल प्रोसेस है वो होगा, मतलब क्या, यू नीड टू फाइल GST REG 01, वो जो हमने पढ़ा ना वो वैसा का वैसे ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले आप पार्ट 1 क्या करेंगे, पार्ट ए ओपन होगा, जिसमें आपसे बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपका पैन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। OTP वैलिडेशन होने के बाद अब क्या ओपन होगा, आपका पार्ट बी। अब आप पार्ट बी में जो भी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, सप्लाई की डिटेल्स है, एड्रेस, ये ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें हम देखकर अपना जो पार्ट बी है उसको कंप्लीट करेंगे। जब पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा, एप्लीकेशन आपकी GSTN पोर्टल में चले जाएगी। आप समझ रहे हैं यहाँ तक बातें। तो अब उसके बाद जनरली पहले क्या होता था, डायरेक्टली डेट इज प्रोसेस होने के बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाता था। अब क्या होगा, अब आपको वहाँ पर एक लिंक दी जाएगी आधार ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए, कि आप अपने आधार को क्या करिए, ऑथेंटिकेट करिए। और यदि आप आधार ऑथेंटिकेट कर देते हैं, आधार आपका वेरीफाई हो गया, तो अब क्या होगा, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो विद इन 3 वर्किंग डेज, पॉइंट टू बी नोटेड, आपका जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ के रखा हुआ है, विद इन 3 वर्किंग डेज आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। सर व्हाट इफ, यदि विद इन 3 डेज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कोई डेफिशिएंसी हमारी एप्लीकेशन में नहीं होने के बाद भी विद इन 3 वर्किंग डेज यदि हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया, तो क्या होगा, तो गवर्नमेंट ने बोली बेटा डीम टू बी ग्रांटेड मान लेना, खत्म करना। क्या, अदरवाइज डीम टू बी ग्रांटेड। अदरवाइज डीम टू बी ग्रांटेड कहने का मतलब क्या है कि यदि विद इन 3 वर्किंग डेज हम आपको आपका रजिस्ट्रेशन नहीं देते, देन डीम टू बी ग्रांटेड। समझ में आया क्या यहाँ तक। सर अब सेकंड बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि हमारे पास आधार ही नहीं है, या फिर आधार तो है बट हम आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाना चाहते, तो अब क्या होगा, तो गवर्नमेंट अब क्या बोलती है कि अब आपको बेटा कंपलसरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन अपने प्रीमाइसेस का करवाना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑफिसर फिजिकल वेरीफाई करने आएगा कि एक्चुअल में जो प्लेस आप बोल रहे हो उस प्लेस से आप सप्लाई कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, अब उस प्लेस में ऑफिस है भी या नहीं है। जिस मैंने आपको कहा ना, बोगस इनवॉइस के केस में बंदा रजिस्ट्रेशन करवाता था, और जिस प्लेस का रजिस्ट्रेशन करवाया है कि हम ये पर्टिकुलर प्लेस से सप्लाई करते हैं, वो प्लेस एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हुआ। जब हम उस प्लेस में जाके देख रहे हैं तो एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। आप समझ रहे हैं ना बात को, प्रॉब्लम क्या है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यदि आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करवाना चाहते, देन डू वन थिंग कि आपके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए, और जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक रजिस्ट्रेशन की बात ही नहीं होगी। फिर हमने कहा सर चलो हमने पार्ट ए फाइल हमने GST REG 01 GSTN में फाइल किया, पार्ट ए पार्ट बी। उसके बाद क्योंकि हमने आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाया, देखो ये जो जनरल प्रोसेस हमने पढ़ा ना वो तो आज भी वैसी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एडिशनल पार्ट आधार ऑथेंटिफिकेशन का उसमें ऐड कर दिया गया। तो हमने कहा कि हमने पार्ट ए फिल किया, पार्ट बी फिल कर दिया, प्रोसेस हो गई कंप्लीट। अब हमने आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाया तो उन्होंने क्या कहा कि कंपलसरी प्री रजिस्ट्रेशन के पहले कंपलसरी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके प्रीमाइसेस का। हमने कहा जी हम तैयार है, बट हमारे माइंड में एक क्वेश्चन है, क्या कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए वेरिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने कहा विद इन 60 डेज हो जाएगा। क्या गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ये जो वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन 60 डेज, जिस दिन आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ से 60 डेज के अंदर अंदर ये रजिस्ट्रेशन आपका प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। सर कौन करेगा, ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर आके करेगा। अब फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया तो अब इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और कितने दिनों के अंदर आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी, इसके बाद यदि डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड है, ऑफिसर सेटिस्फाइड हो चुका है, अपने आप को उसने सेटिस्फाइड कर लिया, तो अब आपका वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। बट कितने दिनों के अंदर इशू करेगा ये हमने नहीं बताया। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट होगा, बट कितने दिनों के अंदर हो जाना चाहिए ये हम नहीं बता रहे। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई टाइम लिमिट है क्या, नहीं। एट द सेम टाइम जो अर्लियर डेज में डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं करेंगे। मतलब यदि ऑफिसर चाहे तो सालों साल हमारा रजिस्ट्रेशन पेंडिंग ही रहेगा। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाया, क्या सेकंड जो पार्ट है प्रोविज़न का, सेकंड पार्ट में किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर पोर्शन की, जिसमें हमने कहा कि यदि हमारे पास आधार नहीं है या फिर हम आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाना चाहते, तो
प्री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी फिजिकल वेरिफिकेशन प्रीमाइसेस का होगा विद इन 60 डेज, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। बट कब तक ग्रांट होगा इसकी कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, और क्योंकि टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है इसका मतलब डीमिंग फिक्शन भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, डीम रजिस्ट्रेशन हम नहीं मानेंगे। क्या इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है? यस, हमने कहा जी हमारे पास आधार नहीं है, इसका मतलब क्या हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा ही नहीं। अच्छा होगा तो फिर कब तक होगा? प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या है? तो ये लोगों ने डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे ये जो प्रोविजन लाया गया उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस रेस करना स्टार्ट कर दिया। अब जब वॉइस रेस की तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि अरे ये तो गलती हो गई, तो अब गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट किया। मैंने कहा ना अमेंडमेंट का भी अमेंडमेंट। तो अभी तक जो मैंने ये वाला आपको पार्ट पढ़ाया है इसमें आपको कोई भी बात ध्यान नहीं रखनी। हाँ छोटा मोटा यदि आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। बट आई सजेस्ट नहीं याद रखा तो भी चल जाएगा, बिकॉज अब जो अमेंडेड वाला हम पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अमेंडमेंट क्या लाया? तो अमेंडमेंट जो हमने लाया डेट वन इज इफेक्टिव विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020। कब से इफेक्टिव होगा? फ्रॉम विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020, पॉइंट नंबर 1। और इसका जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट लाने के लिए हमने रूल नंबर 84A नया इंट्रोड्यूस किया, रूल नंबर 91, 92, 93, रूल नंबर 25। ये अमेंडमेंट्स बेसिकली हमने करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। अब प्रोविजन बनाया क्या वो समझो। ये प्रोविजन कब से इफेक्टिव होगा पहले तो ये बता दो। सर ये प्रोविजन हमारा जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 21 अगस्त 2020। अब देखो पहले तो गवर्नमेंट क्या बोलती थी कि आधार ऑथेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी, बिना आधार के कुछ नहीं हो पाएगा, करवाना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट सॉफ्ट हुई, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आधार ऑथेंटिफिकेशन इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, इट्स अ डिस्क्रिशनरी, इट्स अ ऑप्शनल। करवाना है तो आप करवा सकते हैं, नहीं करवाओगे तो हम आपको सेकंड प्रोसेस बताते हैं। तो पहला तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज जो है उसे चेंज किया और आधार ऑथेंटिफिकेशन को क्या कर दिया? ऑप्शनल। पॉइंट टू बी नोटेड, आधार ऑथेंटिफिकेशन को मैं क्या करने जा रहा हूं? ऑप्शनल। पॉइंट नंबर 1 पहला। अब बात हुई कि यदि आधार ऑथेंटिफिकेशन के लिए हम जाते हैं तो क्या होगा और नहीं जाते हैं तो क्या होगा। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन, यदि मैं आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट करता हूं, ध्यान से सुनना, यदि मैंने आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट किया कि हाँ जी मैं आधार ऑथेंटिफिकेट करवाने तैयार हूं, तो गवर्नमेंट बोलती है देखो बेसिकली मैंने क्या बोला, नॉर्मल प्रोसीजर वही रहेगा। तो यदि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं GST में एप्लीकेशन फाइल करूंगा, GST REG 01 पार्ट ए। पार्ट ए मैंने फिल किया, तीनों डिटेल्स मैंने दी, आधार सॉरी OTP वैलिडेशन किया। उसके बाद अब मेरा क्या ओपन हुआ? पार्ट बी। पार्ट बी में मुझसे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी। जैसे ही पार्ट बी मैंने सबमिट किया वैसे ही मुझसे पूछा गया वेदर यू वांट टू गो फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन। अब आपको बोलना चाहिए वेदर यू आर गोइंग फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन और नॉट। हमने कहा हाँ जी वी ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन। मैंने क्या कहा? आई एम गोइंग फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके ठीक है, अब आप अपने आधार को वेरीफाई करो। तो उन्होंने आधार की लिंक ओपन कर दी फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। अब यहां पर सुनो, पहला अमेंडमेंट जो पिक्चर में आ रहा है वो क्या? पहला अमेंडमेंट क्या है? अब लास्ट वाले जो डेट इज जो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाए थे उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि आधार ऑथेंटिकेट कब तक करना है। तो हमने यहाँ पर कहा कि नो जरूरी नहीं आप इमीडिएटली आधार को ऑथेंटिकेट करें, आपको हम 15 डेज का टाइम दे रहे हैं। विद इन 15 डेज आप जब चाहे तब आधार ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, जैसे जो पुराने आधार बने हुए हैं उसमें क्या है कि आपका मोबाइल लिंक ही नहीं है। अब जब आधार ऑथेंटिकेट करेंगे तो मोबाइल, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल में OTP जाएगा और वो आपका लिंक ही नहीं है। तो फिर मुझे क्या करवाना पड़ता है? पहले मोबाइल के साथ उसे लिंक करना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। तो वो प्रोसेस होने में 2 दिन लग गया। रजिस्ट्रेशन का पार्ट ए पार्ट बी भर के मैं तैयार हूँ, मैंने बोल भी दिया कि मैं आधार ऑथेंटिकेट करवाने तैयार हूँ, बट जब मैं करवाने गया तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि मोबाइल लिंक नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोली कोई बात नहीं, हम आपको 15 डेज का टाइम देते हैं, 15 दिनों का टाइम देते हैं। विद इन 15 डेज आपको आधार ऑथेंटिफिकेट करवा लेना है। कितने दिन का टाइम मिल गया बेटा हमें? 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर करवा लीजिएगा। अब हमने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर यदि हमने आधार ऑथेंटिफिकेट कर दिया, आधार वेरिफिकेशन हमारा हो गया, तो अब क्या हमें RC मिल जाएगा? गवर्नमेंट बोलती है यस, हम आपका RC आपको क्या कर देंगे?
ग्रांट कर देंगे इन अ नॉर्मल मैनर। नॉर्मल मैनर मतलब क्या, विद इन 3 वर्किंग डेज, विद इन 3 वर्किंग डेज आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका ग्रांट कर दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सर जैसे नॉर्मल पहले मतलब बिफोर अमेंडमेंट पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि आपका प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता था। तो क्या आज भी हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है? गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी, विदाउट फिजिकल वेरिफिकेशन आपका आधा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हमने कहा जी बहुत ही बढ़िया। फिर हमने कोई पूछा सर क्या विद इन 3 वर्किंग डेज यदि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें अलॉट नहीं किया गया, इवन दो हमारी एप्लीकेशन इन ट्रू सेंस कंप्लीट है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, साथ में हमने आधार भी ऑथेंटिकेट करवा लिया, तो गवर्नमेंट बोलती है यदि विद इन 3 वर्किंग डेज आपका आरसी ग्रांट नहीं किया गया देन डीम्ड टू बी ग्रांटेड। मैंने क्या कहा, डीमिंग फिक्शन भी यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा। वेरी गुड, पहला प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ जी। अब दूसरा प्रोसेस सर हमने पार्ट ए फिल किया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, सब्सिक्वेंटली ओटीपी वैलिडेशन के बाद पार्ट बी ओपन हुआ, हमने उससे भी दैट इज फिल किया। अब उन्होंने हमसे पूछा वेदर यू वांट टू गो फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन, हमने कहा ना जी, हमको आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करवाना। अब मुझे बताइए, जब मैंने कहा कि मुझे आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं करना, अच्छा इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला, मेरे पास आधार ही नहीं है, मैंने आज तक लाइफ में बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट के बेनिफिट्स लेता नहीं था, मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने बनवाया ही नहीं आधार। या फिर आधार तो है मेरे पास बट मैं आधार ऑथेंटिकेशन करवाने नहीं चाह रहा। क्लियर है? मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, रीजन में हम इंटरेस्टेड नहीं, बट यदि मैंने आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट नहीं किया तो क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 2 तरीके बताते हैं। पहला तरीका क्या है कि अब आपका कंपलसरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब अब आपके प्रीमाइसेस का कंपलसरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। मैंने कहा ना, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बोगस रजिस्ट्रेशन होके बोगस इनवॉइसेस इशू हो रहे हैं उन सबको रोकना। तो प्लेस का हमने जाके वेरिफिकेशन किया फिजिकली, जो सप्लाई की जा रही है उसका वेरिफिकेशन करेंगे, तो हमें समझ में अच्छा ये जेन्युइन पर्सन है, चलो ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि पूरी तरीके से ये बंद हो जाएगा, बट कुछ हद तक केसेस कम हो जाएंगे। क्लियर है ना? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव आप समझिए। तो पहला तरीका तो क्या है कि कंपलसरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। सर व्हाट इफ यदि ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो हमने बोला जी हम इसका आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहले अल्टरनेट ऑप्शन था क्या? नहीं, दूसरा अमेंडमेंट, अब अल्टरनेट ऑप्शन दिया जा रहा है। सर अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? हमने कहा जी अब आपका ई डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। मतलब क्या? अब हम आपका डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन करेंगे। बट ध्यान रहे, यदि आप आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट नहीं करते, उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या बोल रही है? उस सिचुएशन में पहली प्रायोरिटी हमारी रहेगी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन। यदि ये किसी भी रीजन से नहीं हो पाता तो फिर हम जाएंगे फॉर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। अच्छा, ये क्यों नहीं हो पा रहा फिजिकल वेरिफिकेशन? आपको इसका क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजन। ये रीजन लिख के रखना पड़ेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन इस रीजन से नहीं हो पाया, दैट इज द रीजन वी आर गोइंग फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एट द सेम टाइम यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम योर फ्रॉम द जीएसटी ऑफिसर। यदि ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहता है तो उसके लिए उस ऑफिसर को पहले प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी, मतलब ज्वाइंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाली रैंक के जो ऑफिसर है उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वी आर अनेबल टू डू फिजिकल वेरिफिकेशन, देयरफॉर वी आर गोइंग फॉर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन कैसे होता है? जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे यहाँ पे आपसे पासपोर्ट हो गया, और क्या हो गया, वोटर आईडी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, राशन कार्ड हो गया आपका, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके से आपसे क्या लिए जाएंगे? डॉक्यूमेंट्स, और उसको वेरीफाई किया जाएगा। जब तक कि ऑफिसर सेटिस्फाइड ना हो जाए तब तक बातें चलती रहेगी। ठीक है, पहली प्रायोरिटी किसको देना है? यदि आप आधार ऑथेंटिफिकेशन सबसे पहले वो नहीं करवाना चाहते तो पहली प्रायोरिटी क्या है? कंपलसरी प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन। किसी भी रीजन से यदि आप वो नहीं करवा पा रहे हैं, हमने कहा जी ऑफिसर बोल रहा है कि सर कोरोना आउटब्रेक चल रहा है,
बिकॉज ऑफ द कोरोना फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलाउ किया जाए। तो हमने अप्रूवल जॉइंट कमिश्नर से लाया या उसके ऊपर वाले रैंक के ऑफिसर से, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन अलॉट करा सकते हो। सर अच्छा, इस केस में क्या हमारा रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा? हमने कहा हाँ जी, अब आपका रजिस्ट्रेशन हम ग्रांट करेंगे। हमने कहा जी कितने दिनों के अंदर? अब एक नया अमेंडमेंट वहाँ पे बोलता था कि वेरिफिकेशन 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, बट रजिस्ट्रेशन कब ग्रांट होना चाहिए ये हमने बताया था क्या? नहीं। तो ये प्रोसेस को उन्होंने खत्म करके बोला कि विदिन 21 डेज आपका वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? सुनना, जिस दिन हमने एप्लीकेशन फाइल की वहां से विदिन 21 डेज आपका वेरिफिकेशन होने के बाद इफ यू आर सेटिस्फाइड तो आरसी उसका ग्रांट कर दो। और यदि विदिन 21 डेज आप आरसी ग्रांट नहीं करते, इवन देयर इज अ नो डेफिशिएंसी इन अ डॉक्यूमेंट ऑफ द दैट इज अ एप्लीकेंट, कोई डेफिशिएंसी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, हम वेरीफाई भी कर चुके हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद भी विदिन 21 डेज यदि आपने ग्रांट नहीं किया तो अब नेक्स्ट अमेंडमेंट कि हम मान लेंगे डीम टू बी ग्रांटेड। पहले डीमिंग फिक्शन था क्या इसके लिए? नहीं। अब हमने डीमिंग फिक्शन भी ले आया। समझ में अमेंडमेंट क्या हुआ? ठीक है। अब हमने कहा जी एक केस और यहाँ पे जो थर्ड बचा है मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा अलग है। थर्ड केस क्या है? हमने कहा जी हमने पार्ट ए फिल किया, मैंने कहा पार्ट बी फिल किया, हाँ जी। उन्होंने हमसे पूछा, डिपार्टमेंट ने क्या पूछा, वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिफिकेशन। हमने कहा यस, विदिन 15 डेज। लॉजिकली मुझे आधार ऑथेंटिकेट करवा लेना था, बट बिकॉज ऑफ द एनी रीजन, मैंने ऑप्ट तो किया था बट बिकॉज ऑफ द एनी रीजन ऑथेंटिफिकेशन हो ही नहीं पाया, फेल्ड विदिन 15 डेज। अब क्या होगा? बात को ध्यान से सुना, अब क्या होगा? मतलब अब आपका वही प्रोसेस हो जाएगा जो आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट नहीं करने पर होता है। कहने का मतलब क्या है? प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, रीजन रिकॉर्ड करो, अप्रूवल लो अथॉरिटी से, और फिर डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन करो, और इन सारे काम के बाद विदिन 21 डेज आपका आरसी ग्रांट हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो अदरवाइज ग्रांटेड, मतलब सब कुछ सेम है। बट एक चेंज है, अब यहां पर यदि आप आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट करते हैं, ध्यान से सुना, आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट करते हैं और विदिन 15 डेज आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं कर पाते, तो हम ऐसा मान लेंगे कि आपने ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज फ्रेश एप्लीकेशन फ्लोट की है। मतलब क्या? आपने पहले दिन जब रजिस्ट्रेशन फाइल किया था, अब उस डेट को, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल की थी, उस डेट को इंपॉर्टेंस हम नहीं देंगे, हम ये मानेंगे ऑन द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज आपने फ्रेश एप्लीकेशन, एज गुड एज फ्रेश एप्लीकेशन की है। मतलब 21 डेज कहाँ से काउंट होंगे? जिस दिन 15 डेज एक्सपायर होंगे उसके नेक्स्ट डे से। सुन में, दिस इज द ओवरऑल प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। एक ही चार्ट में पूरा का पूरा आपको मैंने कवर कर दिया है ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप मुझे फटाफट बताओ, देखो प्रोविज़न हमने जो बनाया 25(6) से 25, अदर मैं इसे ऐसे नहीं लिखता, फटाफट रिवाइज करवा दो फिर आगे बढ़ जाते हैं। 25(6) से 25(6)B 25, सॉरी हाँ जी, 25(6)C एंड 25(6)D। ठीक है। 6A किसके लिए था? सर दिस वन इज फॉर एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन बट अभी तक नॉट यट ऑपरेशनल नहीं हुआ है। ऑल प्रोविजन इज रिलेटेड टू आधार ऑथेंटिकेशन। ठीक है। 6D जो है वो रिलैक्सेशन देता है सर्टेन क्लास ऑफ पर्सन और स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन इशू करके 2 क्लास ऑफ पर्सन को हमने बेनिफिट दे रखा है। पहला बेनिफिट जो हमने दिया है वो किसको दिया है? फॉरेन सिटीजन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड जो हमने दिया है क्या? किसको? अदर देन इंडिविजुअल, कर्ता, मैनेजिंग पार्टनर और ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। इनको छोड़ के बाकी सबके लिए रिलैक्सेशन है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आधार ऑथेंटिकेट कर दिया है।
अब आया सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 6B एंड 6C। 6B इज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, 6C इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर। डिफरेंस दोनों में एक ही है कि इंडिविजुअल अपने खुद के इंडिविजुअल्स आधार से क्या करेगा, आधार से वेरिफिकेशन करेगा, जबकि अदर जो है वो थ्रू अ स्पेसिफाइड पर्सन्स आधार। ठीक है, बाकी दोनों ऑलमोस्ट प्रोविजन सेम है। दोनों में किस बारे में बात की गई कि जो भी न्यू एप्लीकेंट है, कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, उनके लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन इज मैंडेटरी, उन्हें आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना पड़ेगा। हमने कहा जी कैसे, तो इसके लिए हमने नोटिफिकेशन नंबर इशू किया, कौन सा, 18/2020 एंड नोटिफिकेशन नंबर 19/2020। साथ में हमने कुछ रूल्स भी अमेंड करके रखे, रूल नंबर 84A और क्या, रूल नंबर 91, 92, 93 और रूल नंबर 25। इतने अमेंडमेंट्स हमने कर रखे। ठीक है, अब अमेंडमेंट्स का क्रक्स क्या बोलता है, तो मैं आपको डायरेक्टली जो नया पार्ट हमने पढ़ा सिर्फ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमने कहा जी दो बातें हो सकती है, या तो आप आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट कर रहे हैं या फिर आपने आधार ऑथेंटिफिकेशन नॉट ऑप्टेड। ठीक है, इफ़ यू आर ऑप्टेड देन विद इन 15 डेज आपको विद इन 15 डेज आधार ऑथेंटिफिकेशन करवा लेना है। यदि आपने ऐसा करवा लिया तो अब क्या होगा, RC ग्रांटेड। कितने दिन के अंदर, तो हमने बोला जी विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, ग्रांट, अदरवाइज डीम टू बी ग्रांटेड। ठीक है, ये 3 बातें हमने पढ़ी। सर व्हाट इफ यदि हमने आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑप्ट नहीं किया, तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो क्या है कि या तो आप प्री रजिस्ट्रेशन फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए, और नहीं तो दूसरा रास्ता क्या है, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक है, अच्छा डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन के लिए हमने बोला ये आपके पास सेकेंडरी रास्ता है, लास्ट रिसोर्ट है, बट प्राइमा फेस ही फोकस किसके ऊपर करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर। वो नहीं हो पा रहा तो फिर डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड रीजन फॉर द पर्पस ऑफ नॉन फिजिकल वेरिफिकेशन प्लस अप्रूवल नॉट बिलो द रैंक ऑफ द JC। ठीक है, अब इसमें आपके साथ क्या होगा, तो हमने कहा जी इसमें आपका जो RC है वो ग्रांट किया जाएगा आफ्टर द प्रोसेस, बट कितने दिन के अंदर, विद इन 21 वर्किंग डेज, विद इन 21 वर्किंग डेज, और यदि 21 डेज के अंदर अंदर नहीं हो पाया तो अदरवाइज डीम टू बी ग्रांटेड, डीम टू बी ग्रांटेड। इज इट क्लियर, ये आपका एक पूरा प्रोसेस जो प्रोसेस फ्लो है वो मैंने बनाया है। एक बात और यहाँ पर जो मैंने बताई कि आपने ऑप्ट तो किया था आधार ऑथेंटिफिकेशन, बट विद इन 15 डेज नहीं हो पाया, फेल्ड, क्या हो गया, फेल हो गया, विद इन 50 डेज नहीं हो पाया, तो अब एज गुड एज फ्रेश एप्लीकेशन आप कर रहे हो फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्टिंग फॉर नॉन वेरिफिकेशन ऑफ आधार। तो अब आपका ये प्रोसेस में फ्लो हो जाएगा। बस इतना सा अमेंडमेंट है, समझ में आया, क्लियर है, इजी है ना, ज़्यादा टफ नहीं है ना, हाँ बहुत इजी है, आई नो डैट। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन के चैप्टर का भी अमेंडमेंट हुआ। पेजेस देख के आपको बहुत सारे लगेंगे क्योंकि मैंने आपको इसका होल एंड सोल जितना गवर्नमेंट ने दिया है वो पूरा प्रोसेस मैंने आपको दे के रखा है, बट आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि क्या अमेंडमेंट और क्या नहीं है। जो मार्क करके रखा हुआ ऑलरेडी रेड कलर से जो मार्क किया डेट वन इज अमेंडमेंट, ओके। तो ये आपको मैंने यहाँ पे जितनी भी बातें थी वो सारी मैंने वो चार्ट में आपको कवर करके समझा दी। तो इसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन का जो मेजर अमेंडमेंट का पार्ट था वो भी कंप्लीट होता है। क्लियर है, क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ तक, बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा आ रहा है वो है रिलेटेड टू, पहला अमेंडमेंट आपका रिलेटेड टू इनवॉइस है और दूसरा पेमेंट और रिटर्न से रिलेटेड है। पेमेंट में छोटा सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नहीं पढ़ा तो भी हम आंसर करेक्ट देंगे, आई नो डेट, क्योंकि आपको मैंने उसी वे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बट अमेंडमेंट स्पेसिफिक बोल के मैं आपको वो चीज़ें समझा देता हूँ। हाँ, ई इनवॉइस नया कंसेप्ट है, वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो वो ई इनवॉइस के कंसेप्ट के साथ साथ जो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट ई वे बिल में हुआ है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, ई इनवॉइस, पेमेंट और रिटर्न के अमेंडमेंट्स। इज इट क्लियर? ओके, सो गाइस थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।